जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 31 जनवरी 2021 को यह एग्जाम हुआ था 2020 का। तो इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट 150 क्वेश्चन होंगे। यदि आप सीटेट का या फिर किसी भी टेट का एग्जाम देने वाले हैं, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, टेट या फिर एनी एग्जाम जहां पर जो भी टीचर से रिलेटेड होता है, उसमें लगभग सभी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है और लगभग एक से ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं और सिलेबस जो होता है वह भी सेम होता है। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, एनवायरमेंट, मैथ्स, भाषा 1, भाषा 2, लगभग सभी टीचिंग एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम सिलेबस होता है और सेम क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। यदि आप एमपीटेट का जो आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है, एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यह वीडियो बाद में भी देख रहे हैं, 1 साल 2 साल बाद वीडियो देख रहे हैं, तो भी आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं और सीटेट का सिलेबस या सीटेट का या फिर किसी भी टेट का सिलेबस जो होता है वो सेम होता है और बार बार इसे चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड किए नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट का 2020 का एग्जाम है जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था। ठीक है, पूरी डिटेल इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो 2021 का जो 16 दिसंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, 16 दिसंबर से आपका जनवरी तक जो चलेगा, ठीक है, तो ये जो आपका है सीबीटी होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी तक जो होता था ऑफलाइन होता था और ये ऑफलाइन का ही आपका है, लेकिन अब जो होगा आपका वो कंप्यूटर के माध्यम से होगा। अब ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा तो वहां पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको कंप्यूटर पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। 150 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, 150 अंक के यहाँ पर होते हैं और जो मिनट होते हैं वो भी आपके 150 होते हैं। लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम आपके पास होता है। सिलेबस की बात करते हैं तो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और एनवायरमेंट, ये जो है आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाल विकास के और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस सेम रहता है और यहाँ पर पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, लगभग सेम क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। पेपर 2 को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेपर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद में आपका आता है एनवायरमेंट, भाषा 1 और भाषा 2 से यहाँ पर क्वेश्चन आपके 30 होंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता उसे समझाते हैं कि लड़कियों की तरह क्या व्यवहार कर रहे हो, लड़के रोते नहीं है। ठीक है, रोहन खेल खेलता है, इसी प्रक्रिया के दौरान उसे चोट लगती है और यह देखकर उसके पिता उसे समझाते हैं कि लड़कियों की तरह मत रोया करो, लड़के रोते हैं केवल लड़कियां रोती हैं केवल लड़के रोते नहीं है। तो यह जो कथन है यह क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है यह कथन। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, यह जो कथन हो जाता है यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। रूढ़िवादिता क्या होती है? तो रूढ़िवादिता कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जो प्राचीन काल से या फिर पहले से चली आ रही हैं। हालांकि उनका रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन उन प्रथाओं को लोग मानते हैं और उनका कोई मतलब भी नहीं निकलता है, लेकिन बोलते हैं लोग ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दुनिया भर का ये। तो ये होती हैं आपकी लैंगिक रूढ़िवादिताएं। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है तो चुनौती यह बिल्कुल भी नहीं देता है। भेदभाव को कम करता है तो भेदभाव को कम नहीं करता है, बल्कि भेदभाव को बढ़ाता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है तो लैंगिक समानता को भी यह बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। अटल मतलब फिक्स्ड पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम, अटल नहीं, फिक्स्ड नहीं, यहाँ पर पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो
यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा के संबंध में बात करते हैं तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए छात्रों को। यदि उनके लिए ज्ञान के प्रचुर मौके, ठीक है, ज्ञान के सीखने के अधिक मौके प्रदान किए जाते हैं तो वह और भी अच्छे तरीके से प्रगति कर सकते हैं और बच्चे और भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर होंगे, ये जो फाइनल आंसर की थी, फाइनल आंसर की अब जारी की गई थी, उस फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग पूरे आंसर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन 3 इसका 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई अध्यापिका ऐसा करती है तो यह अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, सबसे पहले कथन हमें देखने होंगे और जो सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ठीक है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारण है, परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है, क्या यह कथन सही होगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारण है या फिर परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जन संचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों की सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो विद्यालय है वह सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। ये जो विद्यालय है यह सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार जो है यह सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है तो किस पर जोड़ देता है। बुद्धि लब्धि लेवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बुद्धिमत्ता की कई दशाएं होती हैं। ठीक है, एक आयाम से अन्य बुद्धिमत्ताएं नहीं मापी जा सकती हैं, बल्कि एक आयाम से किसी एक ही गुण की वहाँ पर एक ही गुण को दर्शाती है किसी बालक में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को कोई व्यक्ति इसलिए करता है या फिर करना चाहता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति इसे स्वीकृति देते हैं। तो यह जो है नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। तो यह नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाएगा। पूर्व प्रथापूर्व को, प्रथागत को, उत्तर प्रथागत को या फिर अमूर्त संख्यात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत को। यह जो दर्शाएगा यह प्रथागत चरण को दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के किस लिए महत्व देता है। तो सांस्कृतिक उपकरणों को गुणारोपण अभिप्रेरण या फिर संतुलीकरण को। तो यह जो बल देता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों को यह जोड़ देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, किसी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करता है। तो यह किसके रूप में वर्णित करता है यहाँ पर,
स्कीमा मनोबंध, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें पूर्व संज्ञानात्मक जो अवस्था है इसमें विकास का मुख्य गुण क्या है? ठीक है, तो दोस्तों जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है यह विचार सोच केंद्रित अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त सोच केंद्रित जो अवस्था होती है यह 12 वर्ष के से अधिक की अवस्था होती है, और इसमें फिर जो बालक होता है वह अमूर्त के संबंध में भी वह सोच विचार करने लगता है। ठीक है, लेकिन जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है वह सोच केंद्रित अवस्था होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या फिर विकास बहुआयामी होता है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आंसर विकास बहुआयामी होता है। विकास के कई आयाम होते हैं और लगभग किसी भी परिस्थिति में विकास चलता रहता है। जो बाल विकास होता है, बालक का विकास होता है, किसी भी अवस्था में हो वह विकास चलता रहता है और किसी भी आयाम से बालक तक विकास जो है वह पहुंचता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से जो किशोरावस्था तक का जो अवस्था होती है इसमें बच्चे का विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि अगली जब यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो जन्म से जो किशोरावस्था का जो अवस्था होती है इसमें जो संवेदी पेशी मूर्त और अमूर्त क्रम में यहाँ पर जो है विकास होता है। सबसे पहले जो बालक होता है वह सीखता है, तो किससे सीखता है? अपनी पेशियों के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। सबसे पहले वह जो पेशियां होती हैं, जैसे आँख होती है तो आँख के माध्यम से वह देखता है कि क्या है उसके आसपास, उसके परिवेश में क्या दिखता है। ठीक है, जीभ है तो उसके माध्यम से वह स्वाद को सीखता है, और यहाँ पर नाक है तो उसके माध्यम से वह सूंघता है। तो इस प्रकार से पहली जो अवस्था होती है संवेदी पेशी होती है। फिर इसके बाद मूर्त जो उसे दिखता है, जैसे उसे दिखता है ये फैन है ऊपर, तो वह मूर्त अवस्थाओं को सीखा है। ये लैपटॉप है तो वह ये सीखेगा कि लैपटॉप इस प्रकार से दिखता है, ये फैन इस प्रकार से दिखता है, मतलब वह मूर्त वस्तुओं को देखता है और उसे सीखता है। उसके बाद में जब किशोरावस्था का समय आता है, किशोरावस्था तक, फिर वह अमूर्त के परिप्रेक्ष्य में भी उसे सीखने लगता है। जो उसके सामने नहीं है तो वह उसे सोचेगा और फिर उसके में उसे भी वह सीखेगा। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जा सकता है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। व्यक्तिगत कक्षा में विभिन्नताओं को जो देखा जा सकता है वह अध्यापक अधिगम प्रक्रियाओं की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। एक जो समावेशी कक्षा होती है उस पर किस पर जोर दिया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए किसी भी समावेशी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपर्युक्त है? तो दिव्यांगजन के लिए जो 2016 में जो विकलांग लोग थे उनके लिए एक ये जो शब्द उनके लिए दिया गया दिव्यांग व्यक्ति। इसके पहले उन्हें हम विकलांग के नाम से या फिर अपाहिज के नाम से जानते हैं, लेकिन अब जानते हैं दिव्यांग, मतलब वो दिव्य व्यक्ति है, उसका अंग दिव्य है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम उसे जानते हैं। तो शब्दावली का प्रयोग उपर्युक्त है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। छात्र जिसकी शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यदि कोई भी छात्र
अधिगम में कठिनाई महसूस करता है तो उसके लिए हर वो प्रयास करने चाहिए जिससे वह अच्छे तरीके से सीख सके। यहाँ पर पूछा गया क्या नहीं करना चाहिए, और नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। हाईलाइट भी किया गया है, हमें नहीं करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो क्या नहीं करना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो सृजनात्मकता की पहचान का जो यहाँ पर मुख्य लक्षण हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट हो जाएगा अपसारी चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से उन्हें सुसाध्य किया जा सकता है। तो इन्हें किया जा सकता है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर इन्हें सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर उसे सुसाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या फिर यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। एक संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यहाँ पर शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो अध्यापन अधिगम का जो सबसे प्रभावशाली माध्यम है वह यहाँ पर हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ठीक है। यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बाल विकास से संबंधित होते हैं। 15 क्वेश्चन बाल विकास के होते हैं, 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्र से होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपके शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्य, यदि अध्यापिका ने कोई कार्यकलाप, कोई गृह कार्य या फिर कुछ भी दिया है तो छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। त्रुटियों का विश्लेषण करने से क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। बिल्कुल सही हो सकता है कथन। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यह भी सही हो सकता है, लेकिन हमें सबसे जो सबसे सूटेबल यहाँ पर आंसर होगा उसे सिलेक्ट करना है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियाँ करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, पर अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यदि कोई अध्यापिका कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहती है तो इसका जो उद्देश्य हो सकता है त्रुटियों की समझ
ठीक है। ऑप्शन बी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 23 लगा हुआ है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? जब सूचनाओं को अलग अलग रूपों में यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर 1। सूचनाओं के यदि अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों को सीखने में यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की जो यहाँ पर अवस्था होती है संतुलित उत्तेजना की, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं है। यदि छात्र में कोई भय नहीं है, विद्यार्थी में, वह अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होगी। इस स्थिति में कोई भी बालक और भी अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में कोई भी बच्चों की कोई भी भूमिका नहीं है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करते हैं। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि जो बच्चे होते हैं यह बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो योग्य सुधार है, योग्यता अटल है, योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है, प्रयासों के कोई फर्क नहीं, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के संबंध में जो यहाँ पर धारणा हो जाएगी योग्यता अटल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि कोई बालक कोई योग्यता रखता है या फिर कोई भी व्यक्ति को योग्यता रखता है, उसके माध्यम से वह कोई भी सुधार कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी कौन सी विशेषता विद्यार्थियों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? अन्वेषण, रिसर्च और संवाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च और वाद संवाद के माध्यम से कोई भी जो विद्यार्थी उसमें संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी उसमें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वाइगोत्स्की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य का क्या दर्शाता है? ठीक है, तो इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वनियमन को यह दर्शाते हैं। यह यदि सायन या फिर कोई बालक स्वयं से बात करके वह अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इसका जो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर यह जो है बच्चे के विकास को प्रतिरूपित किया जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद में जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी तो टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगी बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।